नमस्कार, जन चौपाल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेनेज़ुएला के हालातों के बारे में। 3 जनवरी 2026 साल की शुरुआत में ही अमेरिका ने वेनेज़ुएला के ऊपर अटैक कर दिया और हालांकि इसकी संभावना काफ़ी लगाई जा रही थी क्योंकि पिछले 2 महीने से यूएस की सेनाएं वेनेज़ुएला को चारों तरफ से घेरे हुए थी। लग रहा था कि यूएस वेनेज़ुएला के ऊपर कभी भी अटैक कर सकता है। यूएस ने वेनेज़ुएला के जो प्रेसिडेंट हैं निकोलस मादुरो उनके ख़िलाफ़ एक मुकदमा भी किया हुआ था। यूएस के अंदर एक डोमेस्टिक मुकदमा उन्होंने किया हुआ था जिसमें उन पे ऊपर इल्ज़ाम था कि वो एक बहुत बड़ा ड्रग कार्टेल चलाते हैं। हालांकि वो कई हद तक सही भी है, वेनेज़ुएला में बहुत बड़ा ड्रग का कारोबार चलता है और उसका उन्होंने रीज़न दिया कि उनके कारोबार की वजह से यूएस के अंदर जो है हालात काफ़ी ख़राब हो रहे हैं। यूएस के लोग ड्रग की नशे की लत में फंसते चले जा रहे हैं और वो बर्बाद हो रही है। यूएस की जो जनता है वो बर्बाद हो रही है। ये बिल्कुल सही है कि यूएस की जनता बर्बाद हो रही है और यूएस के अंदर ड्रग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फेंटेनिल जो एक तरह का केमिकल है जो ड्रग के अंदर यूज़ होता है, उसकी मेजर सप्लाई यूएस के अंदर हो रही है और वो एक नया तरह का ड्रग है जो वहाँ की जनता को बर्बाद कर रहा है। और इसी चीज़ का बहाना लेके वेनेज़ुएला पे अमेरिका ने अटैक कर दिया। 3 तारीख को जो अटैक हुआ उसके अंदर ये बहुत ही सरप्राइजिंगली बहुत ही आश्चर्यजनक एक अटैक था क्योंकि केवल 2-2.5 घंटे का ये अटैक चला है जिसके अंदर यूएस फोर्सेस को कोई भी रेजिस्टेंस वेनेज़ुएला की फोर्सेस से नहीं मिली। और अभी तक की जो खबरें आ रही हैं इसमें कोई कैजुअल्टी भी नहीं हुई है दोनों साइड में। अमेरिका की कैजुअल्टी के तो चांसेस कम थे, लेकिन वेनेज़ुएला के अंदर भी कोई मिलिट्री या सिविल कैजुअल्टी अभी तक कोई कंफर्मेशन रिपोर्ट इसकी आई नहीं है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही चौंकाने वाली एक खबर थी। तो इस ऑपरेशन का परिणाम ये निकला है कि यूएस फोर्सेस ने वेनेज़ुएला के जो प्रेसिडेंट हैं निकोलस मादुरो और उनको उनकी पत्नी के साथ अरेस्ट कर लिया और उनको वो यूएस लेके आ गए जहाँ पे उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। अब दुनिया के सामने तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने यही बयान दिया। 3 तारीख को करीब 11 बजे के आसपास उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और ये पूरी डिटेल्स उन्होंने साझा करी कि किस तरह से उनकी डेल्टा फोर्सेस ने वेनेज़ुएला के ऊपर अटैक किया है और किस तरह से जो प्रेसिडेंट हैं वो किसी किलानुमा फोर्ट्रेस में, जिन्होंने फोर्ट्रेस वर्ड यूज़ किया कि एक फोर्ट्रेस के अंदर वो छुपे हुए थे जहाँ पे काफ़ी ना हैवी गेट्स वगैरह लगे हुए थे। तो उस पे उनकी एक पुरानी आदत है डोनाल्ड ट्रंप की अपनी शेखी बघाड़ने की, तो वही वो उस समय कर रहे थे। ठीक है, और उन्होंने पूरा डिटेल दी कि अब हमने उसको कैप्चर कर लिया है। वहाँ पे हम डेमोक्रेसी जो एक पूरा एक नैरेटिव होता है डेमोक्रेसी का, तो डेमोक्रेसी का नैरेटिव रखने की कोशिश करी है कि वहाँ पे अब हम डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करेंगे। और प्रेसिडेंट मादुरो के अंडर डेमोक्रेसी ट्रिपल्ड थी वेनेज़ुएला के अंदर। हालांकि ये बात कहीं हद तक सही भी है, ठीक है, लेकिन डेमोक्रेसी के नाम पे आप किसी भी देश के अंदर इस तरह से इंटरवेन नहीं कर सकते, उसकी सॉवरेनिटी को आप चैलेंज नहीं कर सकते जैसा कि यूएस ने वेनेज़ुएला के अंदर कहा है। यूएस अपने आप पूरी दुनिया को तो डेमोक्रेसी और सॉवरेनिटी के भाषण देता रहता है, पूरी दुनिया के देशों को वो समझाता रहता है। रशिया को इतनी गालियां दे रहा है कि यूक्रेन पे जो रशिया ने अटैक किया है, पूरा यूरोप इस चीज़ में अमेरिका का साथ देता है। लेकिन इस पर्टिकुलर एक्शन पे ना तो अब यूरोप कोई कुछ बोल पा रहा है, ना ही यूएन ने कुछ है। यूएन ने एक छोटा सा अपना एक बयान जारी कर दिया कि ये यूएन चार्टर 2.4 सॉरी यूएन चार्टर आर्टिकल जो 2.4 है उसका उल्लंघन है और स्टेट सॉवरेनिटी का उल्लंघन है। ठीक है, वो यूएन जो कहते हैं ना टीथलेस डॉग जैसे कहते हैं, वो इस टाइप की एक एंटिटी बन चुकी है दुनिया के लिए, जहाँ पे जो भी कहा जाता है उसका कोई मतलब किसी के लिए होता नहीं है। तो अब यूएन की तो बात करना बेकार ही है। अब क्या कि बाकी देश इस चीज़ों को क्या माने? क्या अब ये वो समय आ गया जहाँ पे माइट इज़ राइट ही अब एक रूल रहेगा वर्ल्ड के लिए, जिसके पास पावर होगी वही दुनिया को चलाएगा? क्या ये वो समय आ चुका है अब? क्या अब ये एक नया क्वेश्चन ये है कि क्या अब ये वर्ल्ड वॉर की एक दस्तक है? क्योंकि इस तरह से अगर यूएस दादागिरी दिखाएगा, क्योंकि एक तरह की पूरी दादागिरी है जो उन्होंने वेनेज़ुएला के ऊपर करा है, ये जो एक्शन किया है वो
इस दादागिरी से अब दुनिया किस तरह से रिएक्ट करेगी। एक पर्सपेक्टिव ये भी निकल के आ रहा है कि इस तरह का इन्वेजन करके, क्योंकि अभी तक की जो नोन हिस्ट्री है वह इस तरह का इन्वेजन अभी तक किसी ने देखा नहीं है, ठीक है। हालांकि इराक में भी उन्होंने किया था, एक पनामा में किया था, उसमें एक पहले एक वॉर स्टार्ट हुई थी, फिर वॉर स्टार्ट होने के बाद फिर चीज़ें की गई थी। लेकिन इस तरह से आप ऑल ऑफ द सडन एक रात आप किसी कंट्री में जाते हो और वहाँ के प्रेसिडेंट को उठा कर ले आते हो, ये एक नया प्रेसिडेंट सेट कर रहा है, ठीक है। तो यूएस ने अब जो ये प्रेसिडेंट सेट कर दिया है, अब क्या यूएस का रिएक्शन रहेगा जब अगर इस टाइप की हरकत चाइना ताइवान के साथ करता है? क्या यूएस रिएक्ट करेगा उस चीज़ पे? क्या यूएस उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा? कल को रशिया यूक्रेन के अंदर जाके जेलेंस्की को अगर कैप्चर कर ले, तब यूएस क्या कहेगा इसके बारे में? तो ये एक बहुत बड़े बड़े सवाल हैं जिनका आंसर ढूंढना ज़रूरी है। हालांकि जो सबसे बड़ा रीज़न है वेनेजुएला पे अटैक करने का यूएस के द्वारा, वो सबको पता है, वो जग जाहिर है कि वेनेजुएला के अंदर जो सबसे बड़े ऑयल के रिज़र्व्स हैं, जो कि अराउंड 303 बिलियन बैरल्स के आसपास, 303 बिलियन बैरल्स के आसपास के जो ऑयल रिज़र्व्स हैं, उनको कैप्चर करना ही मेन मोटो था यूएस फोर्सेस का, और वो उन्होंने किया भी। लेकिन अब ये चीज़ समझने वाली है कि क्या केवल एक प्रेसिडेंट को वहाँ से उठा लेना इनफ है? क्या उससे तेल पर उनका कंट्रोल हो जाएगा? जो कार्टल, तेल का कार्टल है, ड्रग का कार्टल है, पूरा साउथ अमेरिका एक बहुत बड़ा ड्रग कार्टल, बहुत बड़ा माफिया वहाँ पे एक राज करता है। क्या वो इतनी जल्दी यूएस की जो डोमिनेंस है उसको एक्सेप्ट कर लेगा? इसी तरह का एक नैरेटिव, इसी तरह का एक काम चाइना ने भी किया था। अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे, चाइना ने सीपेक के नाम पे ये काम किया था पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। और उन्होंने एक पूरा एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने चाइना से लेके पाकिस्तान होते हुए, और आपको हॉट वाटर्स के अंदर उनको एक कनेक्टिविटी चाहिए थी, जिसके लिए उन्होंने सीपेक स्टार्ट किया था। करीब 10 साल से ऊपर तो हो चुके हैं, सीपेक आज तक ऑपरेशनलाइज नहीं हुआ। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि ये जो जब आप किसी बाहर क्या जो एक कंट्री आके इम्पोज करता है चीज़ें किसी एक कंट्री के अंदर, तो क्या उनकी जनता उसको एक्सेप्ट कर पाएगी? पाकिस्तान ने तो एक्सेप्ट नहीं किया। कितने चाइनीज़ पाकिस्तान के अंदर मारे गए, ठीक है, कितने प्रोजेक्ट्स पे उनका हमला हुआ, किस तरह से करीब $60 बिलियन का उनका इन्वेस्टमेंट था जो कि बर्बाद हो चुका है, ठीक है, चाइना के अंदर। तो अब यूएस को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सेम डॉक्ट्रिन फॉलो करके वो वेनेजुएला के अंदर कुछ कमा पाएगा? मुझे लगता है ये टोटली एक फेल्ड ऑपरेशन है, ठीक है। मिलिट्री वाइज देखा जाए तो काफ़ी एफिशिएंट था कि मतलब बिना कोई खून खराबा किए उन्होंने एक प्रेसिडेंट को कैप्चर कर लिया, उसको अरेस्ट कर लिया। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे तो उससे मुझे नहीं लगता कि यूएस कोई भी अपने जो गोल्स हैं, इकोनॉमिकल गोल्स हैं, या फिर ऑयल कंट्रोल करने के जो उसके गोल्स हैं, उसको अचीव कर पाएगा। क्योंकि इतना आसान नहीं होगा यूएस के लिए वहाँ के इंटरनल सिस्टम्स को कंट्रोल करना आज के समय जो भी। क्योंकि जैसे ही प्रेसिडेंट वहाँ के चले गए हैं, अब जब मादुरो अब नहीं रहे वेनेजुएला के अंदर, ही इज़ बीन कैप्चर्ड बाय यूएस फोर्सेस, तो अब क्या होगा? अब जितने भी वहाँ एसेट्स हैं, वहाँ की जो लोकल माफिया हैं, वहाँ की जो लोकल कार्टेल है, वो उन सरकारी एसेट्स के ऊपर या उन ऑयल फील्ड्स के ऊपर कब्जा जमाएंगे, और उन माफिया के चंगुल से उस ऑयल फील्ड पे कंट्रोल लेना यूएस फोर्सेस के लिए बहुत मुश्किल होगा। और जहाँ तक यूएस का सवाल है, यूएस बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होगा टू पुट बूट्स ऑन द लैंड ऑफ वेनेजुएला, क्योंकि जब बूट्स वेनेजुएला में जाएंगे तो कैजुअलिटीज़ होंगी, यूएस आर्मी की भी कैजुअलिटीज़ होंगी, यूएस फोर्सेस की भी कैजुअलिटीज़ होंगी, और जो बॉडी बैग्स यूएस में आएंगे तो वो ट्रम्प की पॉलिटिक्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो हालांकि ये मुझे लगता है कि ट्रम्प का एक शॉर्ट टर्म एक गेन था, केवल एक जो पावर हंग्री और जो कहते हैं ना कि एक तरह से अपनी खुद की प्रशंसा करवाने की एक जो आदत है ट्रम्प की, कुछ ना कुछ ऐसा कर देना, कुछ अलग कर देना जिससे कि दुनिया चौंक जाए
ठीक है, ही वांट्स टू सरप्राइज दी वर्ल्ड। तो वो उसी तरह का एक ये टैक्टिक, इसमें कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी मुझे नज़र आ नहीं रही, क्योंकि जिस तरह का काम उन्होंने अफगानिस्तान में किया था, 20 साल तक अफगानिस्तान के अंदर यूएस आर्मीज फंसी रही, और हालांकि बिना कुछ गेन किए, इतना खर्चा करने के बाद अपने सारे वेपन सिस्टम को वहाँ पे छोड़ के उनको वापस आना पड़ा। इसी टाइप का एक एक्ट मुझे वेनेजुला का नज़र आ रहा है। इसमें वेनेजुला को कुछ मिलने वाला, इसमें यूएस को कुछ नहीं मिलने वाला। वेनेजुला में अभी हालांकि उन्होंने एक अपना इंटरिम गवर्नमेंट की भी सेटअप करने की कोशिश करी है, ठीक है, लेकिन देखते हैं अब आगे इसमें क्या होता है। अब जो बड़ा सवाल यहाँ पे नज़र आ रहा है कि यूएस ने फोर्सेस ही क्यों यूज़ करी। अगर उसको केवल ऑयल फील्ड्स को ही कैप्चर करना था या उनके रिसोर्सेज को कैप्चर करना था, तो उनको ये मिलिट्री एक्शन क्यों लेना पड़ा, ठीक है। क्योंकि ऑयल कैप्चर करने के लिए उनको एक अपनी यस मैन टाइप की गवर्नमेंट चाहिए थी वेनेजुला के अंदर। उसके लिए वो एक पॉलिटिकल रिजीम चेंज ऑपरेशन भी कर सकते थे, जो कि जिसके अंदर यूएस तो एक्सपर्ट है ही, उनकी एक डॉक्ट्रिन बनी हुई है, उनका एक टूल किट बना हुआ है कि जो भी अपोजिशन पार्टी है उसको आप प्रॉपरली सपोर्ट करो, जो लास्ट इलेक्शंस थे उन इलेक्शंस को रिग्ड घोषित करो, एक हल्ला मचाओ, एक प्रोटेस्ट करवाने की कोशिश करो, और वोट चोरी टाइप का जो नैरेटिव इंडिया में चलाने की कोशिश कर रही है अपोजिशन, उसी टाइप का नैरेटिव आप चलाओ। ये सेम डॉक्ट्रिन उन्होंने यूक्रेन के अंदर फॉलो करी थी, जब जो लास्ट गवर्नमेंट थी उनको टॉपल करके जेलेंस्की को बिठाया गया। यही काम इन्होंने वेनेजुला में भी करने की कोशिश करी, लेकिन हुआ क्या है कि क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि जो ट्रैक्शन चाहिए था उनके इस नैरेटिव को, वो वेनेजुला में उनको नहीं मिला। जो फॉल्ट लाइंस वो ढूंढने की कोशिश कर रहे थे वो शायद उनको नहीं मिली। हो सकता है कि माडुरो की एक अलग लेवल की पॉलिटिक्स रही हो, अपनी इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स टाइप की रही हो, कि जहाँ पे उनकी जनता उसका प्रोटेस्ट ना कर पाई हो, वो एक अलग मैटर हो सकता है। लेकिन यूएस के पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो यूएस अपने उस डॉक्ट्रिन को फॉलो नहीं कर पाया, जो कि बाकी देशों में वो अधिकतर करता है। और इसी डेस्परेशन में यूएस को कोई और रास्ता नज़र नहीं आया होगा और उन्होंने फोर्स यूज़ करने का कोशिश करी। दूसरा एंगल मुझे लगता है कि ये जो रजीम चेंज का जो कन्वेंशनल तरीका होता है, ये एक लॉन्ग टर्म तरीका होता है, और हो सकता है ट्रम्प के पास इतना टाइम नहीं था कि उतना वो वेट करे, क्योंकि वो क्रेडिट हंग्री आदमी है, उसको क्रेडिट चाहिए चीज़ों का, और उसके लिए अगर वो वेट करता है इस टाइप के नॉर्मल रजीम चेंज ऑपरेशन के लिए, तो उसमें सालों लग जाते। और हम सबको पता है ट्रम्प के पास अब इतना टाइम है नहीं। जैसे ही मिड टर्म इलेक्शंस होंगे, ट्रम्प की प्रेसिडेंसी जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और उसी चीज़ को बचाने के लिए, उसी चीज़ को कवर करने के लिए और अपना जल्दी से जल्दी क्रेडिट गेन करने के लिए ट्रम्प ने सोचा कि मुझे ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी नहीं लगानी है, मुझे एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी लगानी पड़ेगी, मुझे एक एक्शन करना पड़ेगा जिससे कि दुनिया एकदम चौंक जाए और यूएस की जो जनता है वो भी एकदम चौंक जाए और उसकी वाहवाहियाँ करने लगे। और हालांकि इस चीज़ में वो सफल भी होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, क्योंकि पूरी दुनिया को तो उसने चौंका ही दिया है, और गवर्नमेंट जो यूएस की जो जनता है वो भी इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रही है। अगर आप ट्विटर पे देखें इस समय, तो ये देखिए ट्विटर पे अगर आप देखोगे तो इस समय जो ये देखो आप ट्विटर के अंदर अगर आप देखो वेनेजुला के अंदर, मतलब यूएस के जितने भी हैंडल्स हैं उन हैंडल्स के थ्रू कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट की जो वेनेजुला की जनता है वो बहुत खुश है। हो भी सकता है कि जनता खुश हो वहाँ की, ये देखिए जनता खुशी के मारे पूरी रैलियाँ कर रही हैं, ठीक है, और हर जगह झंडे, यूएस के झंडे और अमेरिका के झंडे लहराए जा रहे हैं। तो इस टाइप का जो एक नैरेटिव बन गया है, और हालांकि ये शुरू में अच्छा लगता है सबको, ठीक है, बांग्लादेश में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, बांग्लादेश में भी कुछ ऐसा ही उन्होंने किया था। तो इस टाइप का ऑपरेशन करने के बाद अगर उनको लग रहा है कि जनता, अगर वेनेजुला की जनता को लग रहा है कि उनके खुशहाली के दिन आ गए हैं, अब माडुरो की गवर्नमेंट नहीं रही, तो अब यूएस उनका टिकेगा, सर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यूएस
यूएस अगर आएगा भी, हालांकि इसका आना बहुत मुश्किल मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि अब क्या होगा कि अब वहाँ की जो गवर्नमेंट पे, वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की जो अपोजिशन की गवर्नमेंट है वो कितना यूएस के कंट्रोल में काम कर पाएगी और कितना जनता इसका साथ देगी, वो मुश्किल है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे समझने की बात है कि हालांकि वेनेजुएला की जनता इस समय काफ़ी खुश हो रही है, ठीक है, लेकिन ये मुझे बहुत ही शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस नज़र आ रही है वेनेजुएला के लिए, क्योंकि जैसे ही यूएस इसके अंदर आएगा तो सबसे पहले यूएस अपने गेन्स के बारे में सोचेगा। वेनेजुएला की जनता को इस टेक ओवर से कितना फ़ायदा होगा, कितना वेनेजुएला इससे अपनी खुशहाली के लिए चीज़ें कर पाएगा, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा अब आगे के लिए। तो अभी तक की बातों से तो ये समझ में आ रहा है कि काफ़ी सफल ऑपरेशन रहा है यूएस के लिए, लेकिन अगर वर्ल्ड का हम रिएक्शन देखें तो इस एक्ट को यूएन ने तो चलो अपनी एक औपचारिक बयान दे के मामला रफा दफा कर दिया, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है वो आया है रशिया की तरफ से, चाइना की तरफ से, क्यूबा की तरफ से और ईरान की तरफ से। इन तीनों चारों देशों ने इसका फुल फोर्स से कंडेम किया है इस पूरे एक्ट को। और नॉर्थ कोरिया, तो कल एक ट्वीट में देख रहा था, नॉर्थ कोरिया ने तो धमकी तक दे दी है यूएस को कि उनके कि नॉर्थ कोरिया के दोस्त मजदूरों को रिलीज़ करें, नहीं तो वो कोई ना कोई एक्शन ले सकता है। तो अब ये जो काम हुआ है, इसके बाद अब दुनिया किस कगार पे खड़ी है, मुझे लग रहा है कि दुनिया अब ऐसे पॉइंट पे खड़ी हो चुकी है जहाँ पे चीज़ें किसी भी तरफ रोल ऑफ हो सकती हैं। अच्छा, अब एक और इसमें एक मज़ेदार बात निकल के आ रही है कि जिस तरह का ये ऑपरेशन हुआ है, 2 घंटे के अंदर इन्होंने प्रेसिडेंट को कैप्चर कर लिया है और बिना कोई खून खराबे की चीज़ें हो गई हैं, तो इससे एक बहुत बड़ा सस्पेशन ये नज़र आ रहा है कि जो किले के दरवाजे हैं वो अंदर से खुले हैं। कहने का मतलब कि अंदर ज़रूर कोई भेदी था, अंदर कोई खबरी था जिसने इन चीज़ों को पूरा ग्राउंड प्रिपेयर किया यूएस फोर्सेस के लिए, ठीक है, क्योंकि जो ट्रंप ने भी कहा है कि किसी अनक्लासिफाइड जगह पे प्रेसिडेंट मदुरो थे जहाँ से उनको कैप्चर किया गया, तो उसकी लोकेशन उनको कहाँ से पता चली, ठीक है। ये खबरें आ रही हैं कि करीब 3 उनके जो पर्सनल बॉडीगार्ड्स हैं वो इसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं, और जिसकी वजह से एक और नैरेटिव सामने आ रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है, काफ़ी एनालिस्टों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये जो पूरा ऑपरेशन वेनेजुएला का हुआ है वो यूएस और रशिया की मिलीभगत से हुआ है। इन दोनों ने आपस में कुछ डील कर ली थी इस तरह की कि रशिया ने अमेरिका को कहा कि भाई यूक्रेन तुम मुझे ले लेने दो और तुम वेनेजुएला ले लो, क्योंकि रशिया को यूक्रेन के रिसोर्सेज चाहिए और अमेरिका को वेनेजुएला के रिसोर्सेज चाहिए। वेनेजुएला यूएस का अमेरिका वेनेजुएला रशिया का एक अलाई पार्टनर हुआ करता है, अब तो करता था, आई डोंट नो, और यूक्रेन का तो साथ अमेरिका कब का छोड़ चुका है। तो इस टाइप के भी शायद हो सकता है कि कुछ डील ट्रंप और पुतिन के बीच में हुई हो कि तुम अपना खाओ, मैं अपना खाता हूँ, तुम मेरी खुजा, मैं तेरी खुजाता हूँ। इस टाइप का काम उन्होंने अब कर लिया है, ठीक है। तो ये भी एक तरह का, क्योंकि जिस तरह का स्मूथली ऑपरेशन हो गया है, बहुत से एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि ये बहुत ही एक्सलेंट एक्ट था, ये एक्सलेंट मिलिट्री ऑपरेशन था, जो बहुत ही मतलब मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह का भी ऑपरेशन था, ये एक तरह की डील थी जिसमें हो सकता है कि मादुरो भी इन्वॉल्व हो, ठीक है, क्योंकि जितने आसानी से वो पकड़ा गया है, और जब उसका भी एक जो रिसेंट वीडियो आया है जिसमें उसको गार्ड्स, यूएस के जो गार्ड्स हैं, यूएस की जो आर्मी है उसको पकड़ के लेके जा रही है, मतलब ही इज़ लुकिंग सो हैप्पी। हाँ, वो इतना, मतलब उसके चेहरे पे कोई शिकन नज़र नहीं आ रही है, वो सबको हेलो हाय कर रहा है, हैप्पी न्यू ईयर बोल रहा है सबको, मतलब बहुत ही अनकन्वेंशनल सा उसका रिएक्शन है, उसके चेहरे पे कोई भी शिकन नहीं है, उसके चेहरे पे कोई दुख नज़र नहीं आ रहा है कि मतलब उसके साथ ऐसा कुछ हुआ, मतलब कोई रिटेलिएशन नज़र नहीं आ रहा है कि मतलब कि वो नाराज़ हो, तो उसको तो ऐसा लग रहा है वो यूएस घूमने आया है, फ्री ट्रिप पे उसको यूएस लेके आ गए हैं लोग और वो एंजॉय कर रहा है। तो मतलब काफ़ी कुछ है ये परतों में, ये जो पूरा मामला है काफ़ी परतों में दबा हुआ है, जिसकी परतें अब धीरे धीरे आगे जाके खुलेंगी, पता चलेगा। मतलब अगले 6 महीने इस वर्ल्ड के लिए और वेनेजुएला के लिए काफ़ी क्रूशियल होने वाले हैं, और उसको देखना बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहेगा हम सब के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग इवेंट्स के ऊपर वीडियोस आपको लाते रहें और आपको दिखाते रहें। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।